बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज फर्स्ट जून है, संडे का दिन है और वह है ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। पिछले 1 साल और 8 महीनों के अंदर हमने इस्लामिक वर्ल्ड का घिनौना चेहरा देखा, जो कि फलस्तीन के लिए आवाज उठाने से कासिर थे, फलस्तीन की जंग लड़ने से कासिर थे, फलस्तीन के ऊपर जुल्म जो हो रहा था उसको रोकने से कासिर थे। मतलब जो गैर मुल्क है, जो गैर इस्लामिक वर्ल्ड है, वो आवाज उठा रही है, सिवाय यमन के। यमन एक तबाहाल मुल्क है, जबूहाली का शिकार है, गरीब अरब मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद वो डट के खड़ा है। हालांकि उसकी मईशत तबाह कर दी गई है, उसका एक एक एयरपोर्ट, एक एक जो आखिरी जहाज था वो भी तबाह कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे नहीं हट रहा। लेकिन हां, ये जब भी बारी आती है पीठ में छुरा घोंपने के हवाले से, तो ये इस्लामिक दुनिया का किरदार नुमाया होता है। आपने देखा ये अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिस तरह से उसने दौरा किया और उसमें जो भी मामला हुए वो आपके सामने रखे हमने, कि किस तरीके से उसके सामने अरबों डॉलर जो है वो उसके ऊपर निछावर कर दिए गए। लेकिन वहां पे जो मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर फलस्तीन के लिए आवाज तक नहीं उठाई गई, उससे कोई एक डिमांड करके वहां पे जंग बंदी नहीं करवाई गई। हां, यहां पर जब भी बात हुई, अपने घूम घूम के अपनों के ऊपर वार करने की बात आ रही है। अभी जिस तरह से जो सीरिया है, शाम की हुकूमत को उसके ऊपर जो पाबंदियां थी वो खत्म करवाने के लिए बाकायदा तौर पर फलस्तीन को तस्लीम करने का राग अलापा गया। और जो शामी हुकूमत का सरबरा है जुलानी, जो उसको बाकायदा तौर पर ट्रंप के साथ मुलाकात करवाई गई। अच्छी बात है, वहां पे उनके ऊपर पाबंदियां खत्म होनी चाहिए और ये इसमें इस तरह किरदार होना चाहिए, लेकिन बलि चढ़ा के आप अंदाजा करें कि फलस्तीनी कॉज जो है वो उसके पीछे करके। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फलस्तीन को तस्लीम करने के साथ साथ अब उनको एक बड़ी ऑफर की गई है, और वो ये कि इस वक्त ईरान के ऊपर जो हमला होने जा रहा है, और ईरान के ऊपर क्योंकि इस वक्त इजराइल भरपूर तरीके से जो है वो इस वक्त यूं कह लें कि ईरान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है, किसी भी वक्त ईरान के ऊपर वो हमला कर सकता है। पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल आपके सामने रखा कि कैसे इस वक्त जो IAEA की रिपोर्ट जो है वो जारी करवाई गई और इसको लेकर बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से इसे फाल्स जो है वो एक ऑपरेशन, फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पे कहा गया कि ये झूठी खबर डिक्टेट करके सिर्फ और सिर्फ हमले की तैयारी की जा रही है, और फिर जो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हो रहा है उसको डीरेल करने के लिए, सबोताज करने की साजिश है। लेकिन इसके बावजूद अब जो सीरिया की जानिब से जो इस वक्त ऐलान किया गया, ऑफर की गई कि वो उनके दुश्मन हमारे सेम है, तो हम आपको इस लड़ाई के अंदर आपका साथ देने के लिए भी तैयार है। आप अंदाजा कीजिए कि कैसा मकरू चेहरा है ये इस्लामिक वर्ल्ड का, कि जो उठता है एक से एक बढ़ के उठता है। मतलब अब घूम घूम के अपनों के ऊपर ही जो दीवारें गिराना और फिर यूं कह लें कि अपनों की पीठ में छुरा घोंपना, ये इन्हीं की मिसाल है। क्योंकि जब भी मुसलमानों को शिकस्त हुई है, बाहर से नहीं बल्कि अंदरूनी खाते में हुई है। अभी आप फलस्तीन की कॉज, फलस्तीन के ऊपर तो आप अपना कोई मौकफ दे नहीं सके, लेकिन हाँ उसके ऊपर जो है वो खुलकर आ गए। ये क्या मामला है ये आपके सामने रखना। और फिर जो यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन की जंग इस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, और यूक्रेनी फौज जो है उसमें जो वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। और फिर जो रूस है, रूस पेशकदमी कर रहा है, यूक्रेन की जानिब से रूस के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले भी किए गए, और रूस की जानिब से यूक्रेनी जो कई शहर हैं उसके ऊपर तसल्लुत जमाने के हवाले से खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। ये क्या तमाम तो डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें गजा के अंदर जो मुमकिन अमरीकी सालिसी है, सालिसी से जो जंग बंदी के हवाले से खबरें जो सामने आ रही थी, जिस पर एक हफ्ते से ज्यादा बहस हुई, अब वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी जो विटकॉफ है उसने कहा कि फलस्तीनी मज़ाहमत को भेजी गई तजवीज मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है और इससे जंग बंदी या यरगमाली की रिहाई पर बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। और इससे पहले रॉयटर्स और मुतअद्दिद जो दीगर मगरबी और जो अरब एजेंसीज हैं उन्होंने इत्तला दी थी कि हमास ने विटकॉफ की तजवीज कबूल कर ली। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कबूल नहीं की, लेकिन कई दिनों से फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल जो है वो सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। अब ज्यादातर जो जराए हैं उन्होंने इत्तला दी है कि अमरीकी तजवीज हमास को नाकाबंदी के तहत 30 और या फिर 70 दिन की जंग बंदी के बदले दबाव के आखिरी जराए से महरूम कर देगी, जिसके बाद हमास और इसके तमाम नुमाइंदे मुकम्मल तौर पर उनको खात्मे की तरफ लेकर जाने की प्लानिंग है। लेकिन यहां पर
जब ये सारे का सारा मामला भी चल रहा है, वहां पर फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या जो मामला चल रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन शाम की जानिब से जो अपना किरदार अदा किया गया वो बड़ा अहम है। शाम की जानिब से इसराइल को एक ऑफर की गई है। पहले भी खबरें सामने आ रही थी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जुलानी की जानिब से, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर कहा था टेलीविजन के ऊपर कि उसने इसराइल को तस्लीम करने की यकीन दहानी करवाई, वो तस्लीम करेगा। फिर अजरबैजान में मुलाकातें भी हुई और उसके बाद इसकी तस्दीक टाइम्स ऑफ इसराइल और इसराइल ने भी कर दी। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि इस वक्त इसराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर बताया गया कि इसराइल के साथ साथ जो सीरिया है वो ताउन करने के लिए तैयार है। वो उनको तस्लीम करने के साथ साथ कौन सी बड़ी ऑफर दे रहा है? इसराइल के साथ हमारे मुश्तरका दुश्मन है और हम खित्ते की सलामती को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि दमिश्क हुकूमत की जानिब से जो कहा गया, जुलानी ने द ज्यूइश जर्नल को ये इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए जब इसराइल के साथ उसने मुस्तकबिल के बारे में, मुस्तकबिल के ताल्लुकात के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि बमबारियों का ना खत्म होने वाला जो दौर है वो खत्म होना चाहिए। कोई भी कौम इस वक्त उस वक्त तरक्की नहीं करती जब उसके आसमान खौफ से भरे हों। हकीकत यह है कि हमारे मुश्तरका दुश्मन है, मुश्तरका दुश्मन। अब क्योंकि देखें इस वक्त उसने इंडिकेट करते हुए इशारा दिया और फिर साथ में यह भी कहा कि इस वक्त शाम और इसराइल के मुश्तरका दुश्मन है। यही हकीकत है। हम इसराइल के साथ ताउन करेंगे और अगर ईमानदारी और पुरअमन बकाए बाहमी के लिए वाज़ेह रास्ता है तो हम इसके साथ हैं। और क्योंकि मुश्तरका दुश्मन इसराइल का कौन है इस टाइम पे, मुझे ये बताइए। इसराइल इस वक्त किसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मिडिल ईस्ट के अंदर देख रहा है? क्या टर्किया को वो कहता है? क्या टर्किया उसका नंबर 1 दुश्मन है? नहीं। क्यों? क्योंकि टर्किया, नो डाउट टर्किया को वो लेके कहता है, लेकिन टर्किया के हवाले से सीरिया जो है वो ये क्लेम कर सकता है? जुलानी ये कह सकता है? नहीं कह सकता। तो फिर क्या दूसरी जानिब जो है वो इराक के हवाले से कह सकता है? नहीं, क्योंकि वो दूसरा से उनका किरदार नहीं है। दीगर जितने भी मुल्क हैं उनके ऊपर अगर बात की जाए तो क्या वो उसमें किरदार अदा करने के वाले? नहीं। तो आखिरकार जो एक पूरी की पूरी जंग प्लॉट करने की कोशिश की जा रही है अरब वर्ल्ड को साइड पे करते हुए, एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, वो ईरान है। और ईरान के हवाले से बाकायदा तौर पर ये इंडिकेशन देते हुए इशारतन बात की गई ईरान के ऊपर हमला करने की कि वो भी हमारा मुश्तरका। देखिए, ये आपसी लड़ाइयां अगर अपनी जगह पे रहें, आप मुश्तरका तौर पर इस्लामिक इत्तेहाद को लेकर चले तो यकीनी तौर पर आपके मसाइल खत्म हो सकते हैं। अपनी लड़ाइयां लड़ते रहिए, लेकिन आप जो किसी का आलेकार बनते हुए, मोहरा बनते हुए बगैरती की हदों को छू रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये उम्मत मुसलमा में एक जो नासूर फैलता जा रहा है। और ये इसी वजह से तो आज तक आप जो है वो रूल नहीं कर पाए हैं और आप जो आगे अपने आकाओं के सामने घुटने टेकते हुए उनके तलवे चाट रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी अहम तरीन स्टोरी थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन दूसरी जानिब जो यमनी मीडिया है उसने वजारत दिफा के एक जरिए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है। उसने कहा कि हम इसराइली अवाम से अपील करते हैं कि नेतन्याहू की जो पॉलिसीज हैं आपके दिन और रातों को पनाहगाहों के अंदर बदल देंगे। मुस्तकबिल करीब में एक तवील आजमाइश आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अभी जो खबर है वो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की जंगजुआना बयानबाजी और कीव को तवील फासले तक मार करने वाली जो टॉरस मिसाइलों की फराहमी है वो जर्मनी को रूस के साथ बराह रास्त तनाज़े के अंदर घसीट लेगी। अब मर्ज जो है वो यकीनन आग से खेल रहा है। इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी की मंतक सबसे जो कह ले कि बदतरीन तौर पर गैर जिम्मेदाराना नजर आ रही है। अगर जर्मन फ्राहम करदा टॉरस किसी एक ऐसे हदफ को निशाना बनाता है जिसे रूस जो है वो नाकाबिल कबूल समझता है तो फिर क्या होगा? अखबार जो मुख्तलिफ चीजों को अनवेल कर रहे हैं। अभी ये भी कहा गया जो इस वक्त कह लें कि ब्रिटिश एम्बेसडर है जो कि मॉस्को में इस वक्त मौजूद है, उसका नाम है आयरन प्राउड। उसने कहा कि आयरन प्राउड ने कहा कि इट इज टाइम फॉर द यूरोपियन यूनियन टू स्टॉप फंडिंग द कीव रिजीम, सेड फॉर्मर डिप्लोमैट। मतलब जो इनका फॉर्मर डिप्लोमैट है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया कि अब कीव को यानी यूक्रेन को जो आप इमदाद फ्राहम कर रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर रोक देना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि मजीद जो जर्मन सियासतदान है सारा वैगनकांशर, उसने कहा कि यूक्रेन के अंदर जंगबंदी की सूरत में मगरिब को कीव को हथियारों की फ्राहमी बंद कर देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मर्स और यूरोपियों को ज़ेलेंस्की पर दबाव डालना चाहिए कि वो इन शराइत को कबूल करें और पीर को तुर्की में मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे तो उसमें जंगबंदी की तरफ मामला को लेकर जाया जाए। लेकिन अभी जो अतालवी अखबार है जिसका नाम है फैटू क्वाटिडियानो, उसकी जानिब से लिखा गया कि यूरोप
जानबूझकर यूक्रेनी तनाज़े को बढ़ा रहा है, अपनी मुकम्मल अस्करी हिकमत अमली को जवाब बनाने के लिए नए हथियार फराहम करने की तैयारी कर रहा है। और इसमें यह भी कहा गया कि जब रूसी यूक्रेनी तनाज़ा खत्म हो जाएगा, ज्यादातर इम्कान है कि कीव को नुकसान पहुंचेगा। यूरोप हमेशा अपने दुश्मन रूस के साथ एक नई जंग का सामना कर सकेगा ताकि अपनी मुकम्मल अस्करी हिकमत अमली को जवाब बनाया जा सके। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूरोप के पास वाशिंगटन जैसी पोजीशन लेने का मौका नहीं है जो तसादुम से दस्तबरदार हो जाएंगे। और मजमून में यह भी लिखा गया, इससे कहा गया कि इससे मनफी नताइज से बचने के लिए यूरोप हिकमत अमली में तब्दीली आई है जो 3 सालों से जारी तमाम बयानबाजियों की अदम मुताबिकत को जाहिर करेगी। और यूक्रेन की दम पर जो वहां पर यूरोप को मुस्तकिल जंग की हालत में रखने से इस पर हुकूमत करने वालों को इक़्तिदार के ऊपर रहने का मौका मिलेगा। लेकिन यूक्रेन कई हिस्सों में बढ़ सकता है, मतलब जो इनकी फौज जो है वो तो तकसीम हो रही है, उसके हवाले से भी सामने आ रहा है और मुख्तलिफ टुकड़ों में बंटने के हवाले से भी जो खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि जो इनका जर्मन अखबार है ज़िटोंग, उसने लिखा कि मुहाज के ऊपर जो मुश्किल सूरत हाल और इस्तांबुल में नाकाम मुज़ाकरात यूक्रेन में एक नए सियासी बहरान को जन्म दे सकते हैं जो कीव हुकूमत के ज़वाल का बायस बन सकता है और हथियार डालने के मुज़ाकरात की वजह से हुकूमत जो है वो गिर सकती है। फौज के इन ग्रुपों में तकसीम होने का खतरा है जो रूस के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ऐसे ग्रुप जो हथियार डाल देंगे और फौजी जो रूस के साथ ताउन में निजात हासिल करेंगे, मुल्क कई हिस्सों के अंदर बढ़ सकता है। और फिर जो इस वक्त इस मजमून में मजीद कहा गया कि यूक्रेन जो है वो अनगवर्नेबल हो जाएगा, एक दूसरे से लड़ने वाले कई मुहाजों को नुमाया करेगा। मतलब इस वक्त वहां पर गवर्न आप नहीं कर सकते, वो इतने हिस्सों में बंटने जा रहा है और वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में जो रूस है वो आगे बढ़ता हुआ तसल्लुत जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको लेकर बाकायदा तौर पर ऑरबान विक्टर है जो इस वक्त पीएम प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जानिब से कहा गया कि हमारे पास जो प्लान है वो दोबारा से 4 पिलर्स जो है उनको एक्टिव करने का प्लान है। और उसमें उन्होंने नंबर 1 कहा कि पीस, अमन जो है उसको लेकर, नो न्यू ईस्टर्न फ्रंट, नो यूरोप मेंबरशिप फॉर यूक्रेन, मतलब कोई ईस्टर्न फ्रंट नहीं होना चाहिए हमारे लिए और यूरोप के अंदर जो मेंबरशिप है यूरोपीय यूनियन के अंदर यूक्रेन की वो नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा उसने कहा कि सॉवरेनिटी, नो शेयर टैक्सेस, डेट और सेंट्रलाइज कंट्रोल, मतलब मुकम्मल तौर पर सेंट्रलाइज कंट्रोल वो नहीं होना चाहिए, कोई टैक्सेस नहीं होने चाहिए। फिर फ्रीडम, तीसरे नंबर पर फ्रीडम है, ब्रिंग बैक फ्री स्पीच, थॉट एंड पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट को मौका देना चाहिए, प्रिवेल करना चाहिए, फ्री स्पीच होनी चाहिए, फ्री थॉट होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट उसने बताया कि आइडेंटिटी, क्रिश्चियन कल्चर, सेफ स्ट्रीट्स, प्राउड नेशंस, मतलब उसने कहा कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो क्रिश्चियन कल्चर होनी चाहिए, सेफ स्ट्रीट जो महफूज गलियां होनी चाहिए और एक फख्र के साथ हम अपनी जो कौम है उसका ऐलान कर सकें। तो हमारे पास ये होना चाहिए जिसको हम दोबारा से ट्रैक के ऊपर हम लेके आ सकते हैं। तो ये इस वक्त की कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।